नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, इस शो पर आप सबका स्वागत है जिससे आप अब जुड़ चुके हैं। मेरी जर्नी यूट्यूब की कोई 2.5 महीने पहले शुरू हुई थी और मेरे अब तक 400 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरा मकसद जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो ये था कि जो कुछ मैंने सीखा है मैं लोगों के साथ शेयर करूं। पर मैंने एक बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात ये देखी कि YouTube पर आने के बाद मैंने जितना सीखा मेरे ख्याल से उतना मेरे सुनने वालों ने नहीं सीखा हो। माइक कैसे खरीदते हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, आगे ऐसे पर्सन्स को कहाँ ढूंढा जाता है जो आपके YouTube पर आए हुए वीडियो को ढंग से एडिट कर सकें, थंबनेल किसको कहते हैं, टैगलाइन क्या होती है, ये सब मेरे को आफ्टर जब मैंने ये चैनल शुरू किया उसके बाद समझ आया। और एक चीज़ मैं इसके ऊपर और देख रहा था एक किसी को कि क्लिक बेट, यानी कि वो बोलो जो आपने नहीं बोलना हो, वो चीज़ आप अपने थंबनेल में सामने डाल दो जिससे लोग अट्रैक्ट होके आपको सुनना शुरू करें। मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन लोगों की जो सोच है वो भी मुझे समझ नहीं आती। जैसे मैंने एक वीडियो बड़े दिल से डाला था लोगों को आगाह करने के लिए कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हमारी हेल्थ केयर के लिए ऑथेंटिक बॉडी है, उन्होंने कहा है मई के महीने में, इनफैक्ट 15 मई को, कि अगर आप खाने पीने में शुगर फ्री जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को जिनके अंदर शुगर तो नहीं होती पर जो मीठे का आभास देते हैं, इनको इंग्लिश में आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं, ये कृत्रिम मधुरक कहते हैं, तो हम लोगों को कैंसर होने का चांस बढ़ जाएगा, मोटापा होने का चांस बढ़ जाएगा, और ये शुगर होने का चांस बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस बढ़ जाएगा। और उन्होंने ये ऐसे नहीं कहा था, उन्होंने कोई 280 समथिंग मेटा एनालिसिस को रिव्यू करके बताया था। बट सरप्राइजिंगली, हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ, उन्होंने ये बताया था उन लोगों के लिए जो डायबिटिक नहीं है, और डायबिटीज़ पे उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया था क्योंकि जो मेटा एनालिसिस थे ये नॉन डायबिटिक पर हुए थे। पर मेरे ये वीडियो पोस्ट करने के बाद मैंने नोट किया कि इसके ऊपर सुनने वाले या देखने वालों का इंटरेस्ट बहुत कम था, हार्डली 50-60 लोगों ने ये देखा। जबकि मैंने एक वीडियो पोस्ट की जब मेरी शादी हुई थी, आज से 40-50 साल पहले, जो मेरी माँ और मेरी बीवी के इंटरेक्शन होते थे, उस पर एक मैंने पोइम पोस्ट की, उस पर 8-10 गुना व्यूज़ ज़्यादा आ गए। तो लोगों की मानसिकता भी मुझे देखने को समझ आई। और अगर मैं अपने इस वीडियो का थंबनेल ये डाल देता कि सन्नी लियोन की जीवनी, तो आप देखते कि सीधा इस पर लाखों में व्यू आ जाते। और मैं डाल रहा हूँ दूध की गुणवत्ता, लेकिन मेरी आत्मा इसी से खुश होती है, वो चीज़ें जो मैं खुद पढ़ के सीखता हूँ और आपको बताता। आजकल मेरे दूध की सीरीज चल रही है और मेरा आज का टॉपिक, माफ़ी चाहता हूँ बहुत लंबा कर दिया पर ये ज़रूरी था। और अगर आपको मेरे ये जो आइडियाज़ है जो मैं बता रहा हूँ वो आपको काम के लगे तो आप अपने लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर देना, ताकि जो मेरा ड्यूटी है, जो आपकी ड्यूटी है, जो हम सबका कर्तव्य है कि हमारा समाज सुधरे और इनको नई नई बातें पता लगे जिनसे ये अभी थोड़े दूर हैं। तो गुणवत्ता A1 और A2 दूध क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर देवेंद्र सेहरा और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मैं बात कर रहा था आपसे दूध की, और ये कहानी शुरू होती है आज से 5000 साल पहले। 5000 साल पहले दूध के अंदर एक म्यूटेशन आया। ये था एमिनो एसिड चेन जो बीटा केजीन की होती है, उसके कुल होते हैं 239 अमीनो एसिड्स, उसके 67 अमीनो एसिड में चेंज आया। एक गाय जो शायद फ्रीजियम जिसका वैरायटी है और जो नॉर्दर्न यूरोप में मिलती है,
जिसमें 67th के ऊपर प्रोलीन जो अमीनो एसिड होता था वो चेंज होके हो गया हिस्टिडीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना कि बीटा केजीन एक प्रोटीन होता है जो गाय के दूध में होता है। ये 239 अमीनो एसिड्स का होता है। इसके 67th अमीनो एसिड जो प्रोलीन होता है नॉर्मली दुनिया भर में, उसमें म्यूटेशन से हिस्टिडीन इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये गाय कहाँ की थी? नॉर्दर्न यूरोप की। और 5000 साल तक दुनिया वैसे ही चलती रही, किसी में कोई फ़र्क नहीं आया। वहाँ के लोगों को पता लगा कि ये दूध पीने से उनको वो वाले बेनिफिट नहीं मिल रहे। कुछ ऐसी स्टडीज़ भी आई लेट 90s में, 2000 के आसपास, कि दूध पीने से टाइप 1 डायबिटीज़ बढ़ रही है बच्चों में। बट ये बाद में देखा गया नहीं है, क्योंकि उस समय ये नहीं पता था कि दूध अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर आया ये फॉल्स अलार्म था। फिर क्या हुआ? जैसे कोविड आया चाइना से, और चाइना के चमगादड़ का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला, क्योंकि इन्फेक्टेड था, फैल गया। सिमिलरली 1970s में जब उन गायों को जो कि होल्स्टीन है और फ्रीजियम जो शायद दूसरा नाम है, HF वैरायटी, क्योंकि ये दूध बहुत अच्छा देती थी, इनको क्रॉस ब्रीड करके दुनिया भर में नई प्रोजनी तैयार की गई, जर्सी गाय के साथ भी तैयार की गई, जिससे कि दूध दुनिया भर में जो दूध उनका नॉर्दर्न यूरोप का था, जो A1 वैरायटी का था, वो पूरे दुनिया में प्रचलित हो गया। माइंड यू, ये केवल इंडिया की स्टोरी नहीं है। इंडिया में 1970 के आसपास जब ऑपरेशन ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जब अकाल पड़ने बंद हुए, उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन भी आया था जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, तब ऐसी प्रजातियां तैयार की गई, ऐसी प्रोजनी तैयार की गई गायों की, जिसके अंदर उन्होंने इसको क्रॉस ब्रीड किया, HF को, जर्सी को इंडियन गायों के साथ, देसी गाय के साथ, ताकि ज़्यादा दूध देने वाली वैरायटी पैदा हो सके। और जो हमारी देसी गाय रोज़ की 5 से 10 लीटर तक दूध देती है, जर्सी गाय और ये HF स्ट्रेन वाली गाय जो है ये 25 से 30 लीटर दूध कर देती हैं। तो बिजनेस सेंस क्या है? अगर आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, तो दूध दूध है। एक कॉमन मैन के लिए दूध क्या है? सफ़ेद रंग का लिक्विड जिसके अंदर 90% के करीब पानी है, और बाकी में फैट जो सॉलिड है, मिल्क सॉलिड, वो क्या है? फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। और एक कॉमन मैन, एक डॉक्टर के लिए भी क्या है? गाय का दूध पतला है, भैंस का दूध गाढ़ा है, गोट का दूध और भी पतला है। इससे ज़्यादा दूध के बारे में कौन क्या बात करता है? तो हुआ ये कि आफ्टर दैट 1970 जब वो गाय ब्रीड करके इंडिया में लाई गई, तो उस समय दूध जो है उनका इंडियन देसी गाय के साथ भी मिक्स्ड हो गया। होता ये है कि जैसे एक आप बिजनेसमैन हैं, आपका मैनेजर बहुत स्ट्रांग है और आपके सब एम्प्लॉयज़ को बांध के रखता है, उसी तरीके प्रोलीन को आप अपना बिजनेस मैनेजर मान लीजिए। अगर ये सारी अमीनो एसिड चेन को बांध के रखेगा तब तो बिजनेस ठीक चलता रहेगा और प्रोटीन मिल्क की स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेंथन रहेगी। बट ये कमज़ोर हो गया। जैसे हिस्टिडीन है, ये डाइजेस्टिव जूसेस से डाइजेस्ट हो जाता है और इसके जो बॉन्ड है वो बाकी अमीनो एसिड से टूट जाता है और एक 7 अमीनो एसिड का टुकड़ा रह जाता है। ये 7 अमीनो एसिड का टुकड़ा है जो दुनिया भर में कन्फ्यूजन फैलाए हुए हैं और बातें हो रही हैं और इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और झगड़ा हो रहा है। बीटा केज़ोमॉर्फिन, बीटा केजिन की बात हो रही थी, तो बीटा केज़ोमॉर्फिन, क्योंकि ये मॉर्फिन का प्रोडक्ट है, बीटा केज़ोमॉर्फिन BCM7 अमीनो एसिड का बना हुआ है। ये A1 दूध में अलग हो जाता है डाइजेशन के साथ, और बीटा केज़ोमॉर्फिन 7 नोन है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में और एनिमल स्टडीज़ में कि ये हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। ये देखा गया है कि अगर ये इन्फेंट ये दूध पीते हैं तो ये इनके ब्लड सिस्टम में भी चला जाता है, और वेस्ट में बहुत ज़्यादा जागरूकता है। वहाँ नोट किया गया कि बच्चों में 1 साल से 4-5 महीने के बच्चों में तो एक डिजीज़ होती है जिसको सिड्स कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसका कारण कभी नहीं मिलता था। ये सोचा गया कि ये जो है बीटा केज़ोमॉर्फिन BCM7 जो है कहीं ये सिड्स तो नहीं करता। फिर
इससे ये देखा गया कि ये माइंड पे असर कर सकता है, साइकेट्री प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये ऑटिज्म कर सकता है, बाद उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया कर सकता है। अब ये कर सकता है नहीं कर सकता, इसके बारे में अभी एक राय नहीं है, ये केवल डिस्कशन का मुद्दा है, एक डाउट क्रिएट करने का मुद्दा है। लेकिन शक तो हो गया ना, शक तो पैदा कर दिया गया। और हमारी देसी गायों में क्वालिटी ये है कि इसके अंदर ये जो होता है BCM7 ये होता ही नहीं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सारा कुछ क्या है, अगर मैं शॉर्ट करके बताऊं तो दूध जो है ये 90% जो है पानी है, 10% मिल्क सॉलिड है। इसमें प्रोटीन का हिस्सा जो है उसमें 20% वे प्रोटीन है, 80% केजीन है। ये केजीन जो है ये अल्फ़ा, बीटा, काप्पा, लैम्डा काफ़ी लंबी होती हैं। हमारा कंसर्न बीटा केजीन से है जो टोटल केजीन का अबाउट 30% होता है। और इस बीटा केजीन में जो 239 अमीनो एसिड्स की होती है, इसमें 67th अमीनो एसिड जो सारे डिस्कशन का मुद्दा है वो प्रोलीन से हिस्टिडीन में रिप्लेस हो गया है। और हिस्टिडीन एक ऐसी चीज़ है जो कि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं रखती। ये आपके बैंक का ऐसा मैनेजर है जो बाकी एम्प्लॉय के साथ टूट के निकल जाएगा और आपके बिजनेस को ख़राब कर देगा। ये वाली बात वो लोग कहते हैं जो A2 दूध के फेवर में है। और सबसे पहले इस बात को किसने पकड़ा? सबसे पहले इस बात को न्यूजीलैंड के कुछ साइंटिस्ट ने पकड़ा और उन्होंने इसके ऊपर इतना डिटेल में डिस्कशन किया और जनरल पब्लिक के नॉलेज में लाए कि वहाँ पर $billion इंडस्ट्री से दूध बनना शुरू हो गया, बिकना शुरू हो गया, जो A2 वैरायटी का था। अच्छी बात क्या है कि हमारे इंडियन जितनी भी गाय है वो केवल A2 दूध प्रोड्यूस करती हों। A2 में क्या होता है? प्रोलीन स्ट्रांग होता है और वो जो BCM7 का टुकड़ा है वो टूटता नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक BCM9 आता है जो कि टॉक्सिक नहीं होता। BCM7 जो है वो हमारी सारी स्टडीज़ में दिखाया गया है कि वो एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है। एक बात तो पक्की है कि BCM7 वाला दूध यानी कि टाइप 1 दूध, टाइप A1 दूध जो लोग पीते हैं उनके पेट में गैस बनती है, गुड़गुड़ होती है। और वो जितने हैं, हम डॉक्टर्स को भी आके पेशेंट कहते हैं मुझे दूध सूट नहीं करता, और हम सब लोग उसको लैक्टोज इनटॉलरेंस कहकर बात को काट देते हैं। क्या ये बात सही है कि वो लैक्टोज इनटॉलरेंस है, या वो A1 टाइप ऑफ दूध पीने से उनके शरीर में हजम ना होने से ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स आते हैं? ये एक दूसरा पॉइंट है जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अब क्या हुआ, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलियन के जो कंपनी है, शायद उसका नाम A1 कॉरपोरेशन था, कंपनी बना, उन्होंने यूरोप की गाइडलाइंस को कहा, अथॉरिटीज़ को कि आप ये लिख के दो। उन्होंने कहा इसका कोई पॉजिटिव एविडेंस प्रूव करें तो हम लिखें, हम डाउट के बेसिस पे कैसे करेंगे? तो बेसिकली ये डाउट है, इसको अभी तक एक बात बिल्कुल क्लियर नहीं हुई कि ये सही है कि इस दूध को पीने से नुकसान होता है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप एविडेंस बेस पे जाएंगे तो हो सकता है होता हो। और ये सारी बात 1970 के बाद में शुरू हुई जब HF स्ट्रेन की गायों से क्रॉस ब्रीडिंग बाकी गायों में की गई, क्योंकि मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली फिगर तो याद नहीं, कि 40,000 टन से हमारा 1,22,000 टन या कितना दूध बनना शुरू हो गया। और इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है दूध प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ में, कर्सी वाइट रेवोल्यूशन। पर हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ नेगेटिव बातें भी आती हैं, तो हो सकता है इस दूध के पीने से प्रॉब्लम्स आ रही हों, क्योंकि जो A1 वैरायटी का दूध है जो ये BCM7 बनाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये एक प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल है। वो इन्फ्लेमेटरी का मतलब है ये सूजन और इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। अगर ये सूजन हमारे पैंक्रियाज में क्रिएट करेगा तो बीटा सेल्स को डैमेज करके ये टाइप 1 डायबिटीज़ कर पाएगा। लेकिन आज तक लिटरेचर में लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स, इसके बारे में बात नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूध पीने से इन्फ्लामेशन से पार्शली बीटा सेल्स को कम कर देता हो, जिससे डायबिटीज़ जल्दी प्रिसिपिटेट हो जाती हो, वो पेशेंट को जल्दी डायबिटीज़ की दवाइयों पे आना पड़ता हो। और प्रो इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये हमारे हार्ट के प्रॉब्लम्स भी कर सकता है,
क्योंकि हम सब अभी कोविड के फेज से गुजरे हैं और हर मरीज को अपने CRP के बारे में पता है कि वो बहुत ज़्यादा रेज था। CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रो इन्फ्लामेटरी मार्कर है और उसके बढ़ने का कारण इन्फ्लामेशन है, और BCM7 इन्फ्लामेशन भी करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम A1 टाइप का दूध पिए तो ये इन्फ्लामेशन आ जाए। जो भी मैंने आपको बातें बताई ये केवल डिस्कशन का विषय है और ये सब कुछ लिटरेचर में है। लेकिन अगर आप लिटरेचर में जाएंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन ये आता है कि वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत है। जो A2 दूध वाले हैं वो केवल A2 की बात करते हैं, जो दोनों दूध बेच रहे हैं A1 A2 वो कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए जो मेरा पर्सनल व्यू ये है, जो मैंने एक बार वीडियो पहले भी बनाई थी, कि गोट मिल्क और काऊ मिल्क में फ़र्क ये है कि बफेलो मिल्क और गोट मिल्क ये सारा A2 वैरायटी का होता है। भैंस का दूध केवल A2 वैरायटी का होता है क्योंकि इसकी क्रॉस ब्रीडिंग नहीं की गई। तो अगर आपने सेफ होकर चलना है तो या तो सिर्फ भैंस का दूध पियो या अपनी देसी गायों का दूध पियो। अब देसी गाय और विदेशी गाय में फ़र्क क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो इस पर बनाई थी। अब बोल रहा हो जब मैं आपको केवल 1 मिनट में बता दें तो आप गाय देखते ही पहचान जाओगे। जो देसी गाय होती है उसकी पूँछ लंबी होती है और वो पूँछ ऊपर करके अपने पीठ के ऊपर के सारी मक्खियाँ उड़ा सकती है। क्योंकि ये इंडिया की है, यहाँ पसीना बहुत आता है, इसलिए यहाँ के स्वेट ग्लैंड ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर आप इसको सामने से देखोगे, इसके माथे क्राउन के ऊपर एक मुकुट सा बना होता है। इसके गले में एक झालर से होती है पसीना हटाने के लिए, जिसको शायद वो गढ़ कंबल कहते हैं, गल कंबल, जिससे कि पसीना सूखता रहे। और इनके पीठ पर एक हम्प होता है। ये तो हम सब ने देखा होगा, गांव में क्या शहर में भी हम्प वाली गाय होती हैं, और जो फॉरेन की गाय होती हैं उनके अंदर ऐसी कोई फीचर नहीं होता। क्योंकि हमारी गाय हमारे इंडिया में पड़ी हुई है तो, और यहीं की पैदाइश है और यहीं की है, तो ये रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन होती हैं। ये 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर भी सह लेती हैं। इनको बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा चारा की ज़रूरत नहीं होती और इनके जो फर्टिलिटी स्पैन बहुत लंबा होता है, बच्चों की साइकिल ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकती हैं। इनमें मेस्टाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम कम होती है, जो खुर होते हैं इनमें लंगड़ापन कम आता है। इसलिए एज इंडियंस, एज देशभक्त, क्योंकि अभी हमारा 15 अगस्त भी आ रहा है, वी शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर आर देसी प्रोडक्ट्स। देसी गाय का दूध जो केवल A2 होता है, जो BCM7 की कंट्रोवर्सी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई और ये पता नहीं लगा कि वो जेन्युइनली ख़राब है या नहीं, हम लोगों को नॉलेज में डाल दिया गया है। इसके लिए अगर हम बिल्कुल ही नॉन कंट्रोवर्शियल चलना चाहें तो हमें भैंस का दूध पीना चाहिए या अपनी देसी गाय का दूध पीना चाहिए। वो हमें कॉस्ट में महंगा पड़ेगा, लेकिन वो हमारे लिए सेफ़र होगा जब तक कि ये कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं हो जाती। अगर आपको मेरे इस तरीके के अपडेट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे एक हौसला मिलता है। और कमेंट कर देना, अगर आपका कोई भी कमेंट आता है जिस पर मुझे लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगा और डिस्कशन में मज़ा आएगा। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।